हन्नान ने दरवाजे पे दस्तक दी। जमाल अजीम जो अपने ऑफिस में बैठे सिकंदर के बारे में सोच रहे थे, एकदम चौंक उठे। हन्नान को देखते हुए वो होले से मुस्कुराए। ओ बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो कुर्सी पर सीधे होकर बैठे तो हन्नान आगे बढ़कर उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठकर उनसे पूछने लगा, हैरियत अंकल, सब ठीक तो है ना? शेरों के होटल्स और क्लब्स की क्या अपडेट है? होटल्स से जहां आरडीएक्स मिला था वो तो बंद करवा दिया। बाकी 3 कुछ दिनों के लिए बंद करवा के बाद में सेल में लगा दूंगा। उसके सारे एम्प्लॉयज़ और लेबर परेशान कर रहे हैं। अब उनकी नौकरी का बंदोबस्त मैंने तैमूर के हवाले किया है। किसी को आरडीएक्स की भनक तो नहीं लगी ना? अंकल, अंदरूनी तौर पर सिर्फ हम पुलिस वालों और उसके होटल के कुछ मेंबर्स को खबर है। बाकी सब तो ठीक है। मैं मेंबर्स का किसी तरह मुंह बंद करवा दूंगा। कुछ तैमूर हैंडल कर लेगा। ज़्यादा जिन्होंने तंग किया तो हुदाद भाई हैंडल करेंगे, क्योंकि उनकी शक्ल को देखकर अच्छे खासे बंदा डर जाएगा। जमाल अजीम मुस्कुरा उठे थे। उस पुलिस वाले का क्या करें? वो तो शेरू के हाथ धोकर पीछे वो पड़ा हुआ है। मैंने एक दफ़ा बात की तो कहने लगा, हम सब मिले हुए हैं। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अजीब लग रहा है, जैसे कुछ गलत कर रहा हूं। और ये जो आधे काम तुमने तैमूर को दिए हैं, वो क्या ठीक से कर पाएगा? हन्नान ने पेपर वेट को पकड़कर घुमाते हुए कहा, अंकल, तैमूर हमारा खास आदमी है। सिकंदर ने बहुत कुछ किया है उसके लिए, और जावेद की तरह हर मोड़ पर तैमूर ने भी सिकंदर की मदद की है। काबिले भरोसा आदमी है वो। सिकंदर का पुराना फाइटर है। सोफी फाउंडेशन के अंदरूनी मसले वही हैंडल करता है। रही बात उस पुलिस ऑफिसर की, मैं चीफ मिनिस्टर से खुफिया मीटिंग रखता हूँ और उसका मुंह बंद करवा कर उसका ट्रांसफ़र करवाता हूँ। जमाल अजीम अब मज़ीद संजीदा हो गए। तुम लोग काम को सीधा करने के लिए बेईमानी का रास्ता क्यों अपना रहे हो? इसी बात पे तो मुझे सिकंदर से इख्तिलाफ था। किसी तरह और अकेले में बुलाओ और उसे हकीकत बताओ। कभी कभार तो मुझे सिकंदर का सबके सामने बुरा बनकर अच्छे काम करना नहीं पसंद। हन्नान के हाथ उनकी बात पे थम गए। फिर उससे अपने जबड़े को हल्के से खुजाते हुए कहा, ये दुनिया टेढ़ी है अंकल। यहाँ उल्टे काम किए बगैर आपका गुजारा नहीं होता। आपको पता है अंकल, शेरू कमीना ज़रूर है मगर इतना बेरहम नहीं है कि मासूम लोगों की जान ले। अब उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। तो उस ज़िद्दी पुलिस वाले को आराम से समझाने वाला सीन नहीं है। रही बात शेरू का बुरा बनना, उसे अच्छा लगता है अंकल। उसे अपने ऊपर अच्छाई के लेबल पसंद ही नहीं है। देखें, अगर वो बाहर से मुकम्मल तौर पे एक शरीफ आदमी बनकर ज़िंदगी गुजारेगा तो लोगों के अंदर ना सिर्फ उसके लिए डर और इज्जत खत्म हो जाएगी, बल्कि वो बार बार उसका माजी उसके मुंह पर मारेंगे। भा का रूप उसकी ढाल है। ये गुंडे का रूप उसको हर कदम पे मजबूत बनाता है। और अंकल, आपने उसकी हकीकत को सुनकर उसे फ़ौरन कबूल नहीं किया। एक और रमशा का शोहर था, दूसरा वो मेरा जिगरी दोस्त था, तीसरा वो खुदात को ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आया, और आखिरी कि आपके छोटे भाई को मोहब्बत उसकी भांजी से हुई। अंकल, हकीकत सब सुन लेते हैं मगर उसे समझने और कबूल करने के लिए बहुत सारी हिम्मत और बड़ा दिल चाहिए होता है, या फिर बहुत सारी वजूहत। वो सोफे से दुरुस्त था। 1 मिनट के लिए तो जमाल अजीम चुप हो गए। सारी जिंदगी लोगों के मुंह से अपने लिए बुरे अल्फाज और लक़ब सुनकर वो इतना आदी हो गया है, क्या उसे अच्छाई के लफ्ज़ से उलझन होती है? सिकंदर बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। तुम्हारी बात हुई? हाँ, कुछ घंटे पहले हुई थी। बहुत पुरसुकून लग रहा था। इरा को शॉपिंग के लिए लेकर गया था। अब जमाल अजीम चौंक उठे। शेरू तो आज अपसेट था, पुरसुकून कहाँ से था? क्या उससे हन्नान से बात नहीं की? तो तुम्हारी उसके अब्बू के हवाले से बात नहीं हुई? अब क्या हन्नान ने भी उलझकर उन्हें देखा। उसके अब्बू के हवाले से क्यों बात होगी अंकल? कोई बात है? जमाल अजीम ने गहरा सांस लिया। तो तुम्हें नहीं पता? उसको कॉल करो, मुझे उसकी समझ नहीं आती कि तुम्हारी बजाय उसने मुझे क्यों कॉल की। अंकल, क्या कह रहे हैं? शेरू ठीक तो है ना? हन्नान के चेहरे पे फिक्र के तासुरात आ गए। कभी कभी तो लगता था उन्हें उसका दोस्त नहीं सगा भाई हो। सगे भाई से भी ज्यादा चाहता था वो शेरू को। हदीद आलम का इंतकाल हो गया है और इस बात को गुजरे पूरे 10 महीने हो गए हैं। हन्नान 1 मिनट के लिए उन्हें ना समझे से दिखता रहा, फिर उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। जब उसे ये खबर पता ना लग सकी तो इसका मतलब है शेरू को भी नहीं बताया गया था। मुंह पे हाथ रखकर उससे अपने दोस्त का खामोश दर्द अपने अंदर महसूस किया। उफ, कितना अकेला था। कितनी ज़रूरत थी उसके शेरू को। इससे पहले हदीद आलम कुछ कहते, हन्नान तेजी से उठा। मैं अभी आया अंकल। वो आहिस्ते से कहता ऑफिस से बाहर निकला और मतलब बाहर लॉन की बजाय आईना के कमरे में गया। दरवाज़ा बंद करके उससे फ़ोन निकाला तो उससे महसूस किया उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दोस्त तकलीफ में था। उसे सिकंदर को कॉल मिलाई और सीधा जाकर सोफे पे बैठा। बेल बजते
साथ उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा। शेरू, पिक अप द डैम फोन। वो उठा ही नहीं रहा था। उसे दूसरी दफा कॉल मिलाई। अब 2 पल के बाद सिकंदर ने फोन उठाया। हाँ भाई, बको, ड्राइविंग कर रहा हूँ। कमीने, जलील, खबीस इंसान, कुत्ते, उल्लू के पट्टे। जैसे हनान ने सिकंदर की आवाज़ सुनी वो फट पड़ा। ये तो कुछ भी नहीं था। वो मजीद गुस्से से सिकंदर को गंदी गालियां देने लगा। अंग्रेज़ी, रूसी, उर्दू, पंजाबी, जितनी जितनी हनान को आती थी सब सिकंदर को सुना डाली। क्या हुआ है? ये बीवियों की तरह बैन क्यों डाल रहे हो? किस खुशी में मुझे जाहिलों की तरह कोसा जा रहा है? सिकंदर को 1 मिनट के लिए समझ नहीं आया कि हुआ क्या है उसे। फिर वो जान गया कि हन्नान को खबर मिल गई है। तो जैसे गाली। दोस्त हो तो इंसान अपने आप को पीटने पे मजबूर हो जाए। तुम तो भाई दोस्त के नाम पे गाली हो। दिल कर रहा है उस कमीने का साथ देकर तुम्हारा काम खत्म कर दूं। ओहो, तो वो तुम थे जो उसको सारी इत्तला देते रहे। गद्दार, अब तो तुम्हारा सर कलम करवाना पड़ेगा। वो शरारत से बोला। हन्नान कुछ नहीं बोला, बस अपने दोस्त की खोखली हंसी पे उससे अपनी आंखों में आई नमी को साफ किया। तुमने वाकई बहुत बेदर्दी से दिल तोड़ा है मेरा शेरू। व्हाट कैन आई से? आई एम अ हार्ट ब्रेकर। हन्नान उसके बाद कुछ नहीं बोला। सिकंदर ने उसकी खामोशी महसूस की तो गाड़ी को एक तरफ रोका। रमशा दुरायना को टेक्स्ट मैसेज कर रही थी कि सिकंदर की गाड़ी रोकने पर एकदम उसे देखने लगी। आराम से राजी हो जाओ, वरना मेरे मनाने के तरीके को सह नहीं पाओगे। सिकंदर एयरपोर्ट को कानों में ठीक करते हुए पैर पहाड़ियों को अपनी नजरों में समाते हुए बोला। रमशा ने सिकंदर का हाथ थाम लिया। सिकंदर ने उसे देखा तो खुलकर मुस्कुराया। रमशा को एक बार फिर से उसकी मुस्कुराहट पे रोना आ गया। बड़ी। सिकंदर ने हन्नान को बुलाते हुए अंगूठे से रमशा की इंगिष्ट को सहलाया। मुझे नहीं करनी बात तुमसे। हन्नान ने गुस्से से फोन बंद कर दिया। सिकंदर ने गहरा सांस लिया। रमशा ने अपना दूसरा हाथ सिकंदर के हाथ पे रखा। उनका नाराज होना बनता है, आप कम से कम उनसे तो बात करते। वो आपके लिए इतना ख्वार हो रहे हैं शेरू। सिकंदर ने मुस्कुराहट दबाई। मैं तुम्हारे लिए इतना ख्वार हुआ वो दिखाई नहीं दिया। उसकी हवारी नजर आ रही है। यहूद अपनी मर्जी से सब कर रहा है, मैंने तो उसे नहीं कहा। रमशा ने अब की बार उससे घूरा। हर बात पे अपना जिक्र जरूर करना होता है, अपने से हटकर भी किसी को सोच लिया करें। अब आपने उन्हें नाराज कर दिया। नाराज होती है उसकी जूती। ड्रामा कर रहा है रे। अब देखना, खुद ही कॉल बंद की है, खुद ही कॉल करेगा। 3, 2, 1। और ठीक उसी वक्त उसने दोबारा कॉल की। रमशा ने हैरत से सिकंदर के मोबाइल को देखा जहाँ वाकई हन्नान कॉल कर रहा था। हाँ भाई बोलो। तो जैसे आदमी से किसी इंसानियत की तवक्का लगाना बेकार है। कॉल काटी थी ना मैंने। हाँ तो तुमने कॉल काटी थी, मैंने तो नहीं काटी। तुम समझ रहे थे कि मैं कॉल करूंगा। भाग किसी के पीछे नहीं लगता। तो भाड़ में जाओ, तुम संभालो, फिर वापस आकर अपने झमेले। सॉरी, मैं यहाँ छुट्टियां मनाने आया हूँ। रमशा ने सिकंदर का फोन लिया और उसका ब्लूटूथ बंद करके उससे फोन कानों से लगाया। हन्नान भाई, इन्हें नजरअंदाज करें, इनका कुछ नहीं हो सकता। आप ठीक तो है ना? सिकंदर ने उससे घूरा। मुझसे तो कभी नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ। तो भाई सिकंदर का हसन। ईरो आपको याद करती है? हाँ, बार बार नान नान लगी रहती है। सिकंदर ने रमशा से फोन लिया और कान से लगाया। मेरा लॉस हुआ है और तुम सब लोग गप्पे लगा रहे हो। उससे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं कि आपका लॉस हुआ है। आपने बताने की ही तौफीक नहीं की। तुमसे 1000 गुना बेहतर तो तुम्हारी बीवी है। मेरी बीवी की बात करने की जरूरत नहीं है। वो जैसी भी है, अच्छी है या बुरी, उस पर राय का हक मैं रखता हूँ, तुम नहीं। वो तुम्हारी बीवी से पहले एक जीती जागती इंसान, फिर किसी की बेटी, बहन, दोस्त है। उसके बाद तुम्हारी बीवी है। वो किसी की नहीं है, सिर्फ मेरी है। वो इस दुनिया में मेरी बनने के लिए आई थी। तोबा, यहाँ फोन अफसोस करने के लिए किया था, मगर बात रेस सिकंदर पे आ गई। रमशा ने अपने सर पे हाथ रखा। तुमसे बहस बेकार है, मरो मेरी बला से। भाड़ में गया अफसोस। ठीक किया तेरे बाप ने, तू इसी काबिल था। फिर खटाक से फोन बंद। सिकंदर ने हंसकर सर होले से हिलाते हुए कहा, ये कुछ जज्बाती नहीं है तुम्हारा बहनोई। रमशा समझ गई वो हन्नान को परेशान नहीं करना चाहता था। पहले ही वो उसके हवाले से टेंशन में था। सिकंदर को दुखी पाकर उससे मजीद टेंस हो जाना था। कितना सोचता था वो अपने हर अनमोल रिश्ते के लिए। मेरी बहनोई तो कुछ भी नहीं है, उनके दोस्त तो तोबा लावा है, हर चीज को तहस नहस करके रख देते हैं। सिकंदर ने स्टीयरिंग पे हाथ रखकर उसे देखा। अच्छा, तुम उसके दोस्त को देखती हो? सिकंदर कोशिश नहीं करता था, लहजे में खुद ब खुद पोसेसिवनेस आ जाती थी। क्या करूं, अजीब सी कशिश है उनमें, अपनी तरफ बड़ी बुरी तरह खींचते हैं।
सिकंदर ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अपने शोहर को जानती हो ना? नहीं, रमशा ने शरारत से कहा। सिकंदर ने अपनी शिद्दत दिखाते हुए अपनी पेशानी के साथ उसकी पेशानी टकराते हुए उसे छोड़कर कहा, वो रे का दीवाना है। इतनी सी बात कहकर वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। रमशा ने अपने बालों को कानों के पीछे करते हुए उसे देखा। फिर दिल में आई उसकी सलाह की दुआ पढ़कर वो होले से उसकी तरफ फूंकने लगी। आप नहीं लेंगे डॉक्टर? उदार ने इरा को छोटी सी कॉटन कैंडी पकड़ाई। इरा ने मुस्कुराकर कॉटन कैंडी लेते हुए उस पर जुबान फेरी। उदार ने नफी में सर हिलाया। एरो इसे खाते हैं, चाटते नहीं। नाना आई नो, आयशी आई पी पी। इरा ने फिर कॉटन कैंडी पे जुबान फेरते हुए उदास से कहा, वो इससे जानम आप इसको खाते हुए चाटते नहीं। इरो ने उसे कहते हुए खा कर बताया। इरा उसको खाने लगी मगर उससे उलझन हुई। उदात ने मुस्कुराते हुए इर्द गिर्द सिकंदर और रमशा को तलाश करना चाहा जो पता नहीं कहाँ रह गए थे। उदात ठीक है, इतने चुप चुप से क्यों लग रहे हैं? उदात एकदम चौंक कर वक्त को देखने लगा, फिर अपनी ग्लासेस को नाक से नीचे करते हुए बोला, नहीं, मैं क्यों चुप होने लगा? तुम ठीक हो ना? काफी पेल लग रही हो। बख्तावर ने मुस्कुराकर हिरा का हाथ पकड़ा और उसके साथ चलते हुए बोली, नहीं ठीक हूँ मैं। हालांकि वो ठीक नहीं थी। उसका दिल अजीब तरह से खराब हो रहा था। सर भी पूरी तरह चकरा रहा था। उदाद अपनी सोच में इतना उलझा हुआ था वरना वो वक्त की थकी हुई आवाज़ पे गौर जरूर करता। उससे कोर्ट से फ़ोन निकाला और किसी को मैसेज किया। एकदम किसी का रिप्लाई आने पर उसके माथे पे बल आ गए। वो दांत पीसते हुए कुछ लिखने लगा। जब किसी के हाथ अपने कंधे पर महसूस करके वो एकदम अलर्ट हो गया। मुड़कर उससे देखा। सिकंदर मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ? मुंह क्यों इधर करके खड़े हो? उदार ने तेजी से फोन बंद किया। नहीं, बस तुम लोगों को कॉल करने लगा था। कहाँ रह गए थे? उससे अपने कोट को ठीक करते हुए कहा, बस जरूरी कॉल अटेंड करने के लिए रास्ते में रुक गया था। और इसने तंग तो नहीं किया ना? उससे इरा की तरफ इशारा किया जिसे रमशा उठाकर उसके बाल ठीक कर रही थी। नहीं, तुम्हें पता है मानूस है मुझसे, परेशान क्यों होगी? जावेद साथ नहीं आया? सिकंदर ने नफी में सर हिलाया। मैं हूँ साथ। वैसे भी जावेद को छुट्टी दे दी, 24 घंटे बेचारा लगा रहता है। उदात की आंखों में अजीब सी चमक आई। चलो, अब आ गए हैं तो यहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? चलो। सिकंदर ने इरा को रमशा से लिया और उसकी थोड़ी सी कॉटन कैंडी का टुकड़ा उठाया। पापा यू ईट। रमशा ने बख्तावर का खोया अंदाज देखा तो उसका हाथ पकड़ लिया। वक्त ने उसे देखा तो होले से मुस्कुराई। तुम ठीक हो ना चंदा? उस वक्त सिकंदर ने मुझे बात नहीं करने दी। मगर क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वक्त ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, ठीक हूँ आप ही, बस रौना ख्वाब देख लिया था। वो भी इतने अरसे बाद, बस शायद उसी का असर है। रमशा ने उसका हाथ छोड़कर उसके कंधे के पासों फैलाकर उसको अपना मान दिया। मेरी बहादुर बख्ता, किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी डरती हूँ, कमज़ोर पड़ जाती हूँ, लेकिन मैं हुई खुद को तसल्ली देती हूँ, खुद को मजबूत करती हूँ कि जो अभी है उसको खूब दिल लगा कर जियो। इसलिए आगे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो मामा तुम्हारे लिए यहाँ आए, वरना ऐसी जगहों पे उनका दिल घबराता है। चलो शाबाश, उनके लिए मुस्कुराओ। बख्तावर अब की बार मुस्कुराई। तुम ऐसी जगहों से उलझन नहीं होती। भक्त की वजह से तो ये सब नहीं किया। सिकंदर राह को पकड़े अपने इर्द गिर्द के हजूम को देखने लगा, फिर कंधे उचकाए। अब फर्क नहीं पड़ता। उससे मुड़कर देखा जहाँ बख्तावर और रमशा शूटिंग सेक्शन में रुक गए। बख्त ने राइफल पकड़ी, हुदात की हंसी निकल गई। सिकंदर ने उसे भरने ऊपर करते हुए देखा। पापा गन मी, पापा गन मी, आप ही को। इरहा की भी नजर पड़ गई तो वो सिकंदर की बाजू में मचलकर उतरने के कहने लगी, मगर सिकंदर ने उतारा नहीं। एकदम उसका फ़ोन बजा तो उसे नजर हमशा से हटाकर जेब से फ़ोन निकाला। मेरी बीवी शर्मिंदा करवाएगी। और वाकई वक्त एक भी कैन को शूट ना कर सकी। तोबा, ये गुंडों वाले काम मेरे बस की बात नहीं, आप ट्राई करें। आप तो गोली मारने में माहिर हैं आप ही। बख्तावर ने रमशा को राइफल पकड़ाई तो एकदम एक लंबा चौड़ा सुनहरे बालों वाला 25-26 साल का स्विस बंदा जो कि देखने में बेहद हैंडसम था, उसे मुस्कुराकर रमशा को देखा और अपनी खूबसूरत लहजे में बोला, अगर आप माइंड न करें तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि निशाना कैसे लगाया जाता है। बख्तावर ने मुंह खोले उस लंबे चौड़े हरी आंखों वाले गोरे को देखा, फिर मामू को तलाश किया जो उदात को इरा पकड़ा कर फ़ोन कान से लगाए कुछ कह रहे थे। हम मिस्टर, मगर इससे पहले रमशा बोल चुकी थी, शुक्रिया, मगर मेरा निशाना पक्का है। उससे राइफल को थामकर अपना निशाना 3 खड़े हुए कैन की तरफ किया और उससे 2 शॉट्स में सारे कैन गिरा दिए। वक्त के साथ
उससे इस बंदे का भी मुंह खुल गया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर रमशा से राइफल लेते हुए कहा, गुड शॉट गर्ल, कौन सा तोहफा लेंगी? मुझे वो क्यूट सा पपी वाला स्टफ टॉय दे दे। इरू कब से ठोकी ठोकी लगी हुई है। वाह, आपके शॉट से अंदाजा होता है आप इस काम में काफी माहिर है। आई एम मार्को। उससे रमशा की तारीफ करते हुए हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया कि बड़े सख्त हाथ ने बड़ी सख्ती से उसका हाथ थामकर सामने से आते हुए बड़े कातलाना मुस्कुराहट से उसे पेश करते हुए कहा, मैंने सिखाया अपनी वाइफ को, मैं मदद करूं तुम्हारी? मार्को को लगा उस बंदे की गिरफ्त में उसका हाथ टूट जाएगा। पक ने असाबी से हंसी छोड़ते हुए सिकंदर के बाजू पर हाथ रखा। मामा, मेरी बात सुने जरा। उसे सिकंदर का हाथ जैसे तैसे करके छुड़वाया। उस बंदे को तकलीफ हुई मगर इतनी नहीं कि वो इजहार करता। नहीं शुक्रिया, मैं तो बस एनीवेज। नाइस वर्क मिस। उसे समझ नहीं आया क्या कहता हूँ। तो रमशा को कहा, जिसे सिकंदर के बाजू में अपने गाल टिका कर कहा, रे, और मेरे हस्बैंड की तरफ से माजरत, थोड़े से पॉसेसिव है। सॉरी सर। वो सिकंदर को कहता चल पड़ा। रमशा सिकंदर को देखने लगी मगर सिकंदर अपना हाथ झटक कर रमशा को देखने लगा जो पीछे हुई। सिकंदर उसे गुस्से से देख रहा था। बख्त, खुदात के पास जाओ। उससे बख्तावर को कहकर रमशा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर चलने लगा। मामा, खुदार स्लश का कप पकड़े भक्त के पास आया। इन्हें क्या हुआ? ये कहाँ लेकर जा रहा है? खुदार, मामा को गुस्सा आ गया है, आप ही को घसीट कर लेकर गए हैं। खुदार एकदम हैरत से उनको जाते हुए देखने लगा, फिर बोला, हुआ क्या था? वो बाद में बताऊंगी, आप रोके उन्हें। ओहो, बताओ तो सही। वो एक लंबा सा लड़का तुम लोगों के पास आया, तो वो चक्कर तो नहीं है? हाँ, वो आप ही से फ्रेंडली हो रहा था तो मामा को काफी गुस्सा आ गया। इरू कहाँ है? वो सामने घोड़े पे बैठी है, आओ उसके पास खड़े होते हैं। लेकिन खुदार मामा, वो। खुदार ने अपनी आंखें घुमाई, उससे भग की गर्दन में अपनी बाजू डाली। सिकंदर, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, सिकंदर, सिकंदर। वो उसे यहाँ से बाहर लेकर पार्किंग एरिया से जरा फासले की तरफ लेकर गया और उसे दरख्त के साथ लगाते हुए उसका जबड़ा पकड़ा। रमशा ने उसका हाथ जबड़े से हटाया। सिकंदर, ये क्या तरीका है? वो नाइस सा। शट अप। सिकंदर धाड़ा। रमशा 1 मिनट के लिए फ्रीज हो गई। तुम्हें पता है ना मेरा, पता है ना, फिर भी मुझे छेड़ने से बाज क्यों नहीं आती? उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। रमशा ने सीने पे बाजू लपेटते हुए खुद को काबू किया क्योंकि वो घबराहट से गई थी। मैंने आपको नहीं छेड़ा, मैंने बस माजरत करने के लिए उससे नरमी से बात की थी क्योंकि आप रूड हुए थे। रूट? माय फुट रे, मैं उसका सर कलम कर दूं, तब भी तुम्हें राइट नहीं बनता कि तुम उससे नरमी से बात करो। सिकंदर ने मुट्ठियां भींचते हुए तेजी से कहा। उसके जोर से जबड़े और मुट्ठियां भींचने पर रमशा को भी गुस्सा आया। तो इस अमल पे आप क्या करेंगे? मारेंगे मुझे? एक टिपिकल शोरों की तरह किसी गैर से बात करने पे मुझे मेरी औकात याद दिलाकर घर में बंद कर देंगे? करें, मैं इंतजार कर रही हूँ दोस्त। उससे बुरे वक्त में गलत बात कह रही थी। सिकंदर की काली स्याह आंखें मजीद गहरी हो गईं। आगे बढ़कर उसकी गर्दन जोर से पकड़कर वो ठंडे लहजे में बोला, खुद को गोली मारूंगा, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। जानवर जरूर हूं मगर हैवान नहीं रमशा। जिस दिन तुम पे मैंने हाथ उठाया उस दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन हो गया। सुन रही हो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता ये बात। आइंदा ये बात की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। उसके लफ्जों की सच्चाई पे रमशा को अपने ऊपर गुस्सा आया। दाऊद, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा उस आदमी से मुखातिब होने से ज्यादा गुस्सा मुझे तुम्हारे रे के नाम से तारुफ करवाने पे हुआ है। ये मेरा नाम था, ये हमारे दरमियान की खास और अनमोल चीज थी। तुम उसे दूसरों को देना चाहती हो। उसे सख्त लहजे में कहते हुए अपने बालों पर हाथ फेरा मगर सामने छोटे से बोने को गुस्से से मारते हुए उन्हें दूर फेंक कर तोड़ चुका था। यू ब्लडी टेंटेड दिस रमशा। रमशा ने नफी में सर हिलाते हुए उसका बाजू पकड़ा जिसे सिकंदर ने जोर से झटका। हाथ मत लगाओ मुझे। रमशा ने उसके बाजू को जोर से पकड़ा। मेरे हो आप, आपको हाथ नहीं लगाऊंगी तो किसे लगाऊंगी? मुझे इस शख्स से मोहब्बत है तो इसके दिए हुए नाम से भी मोहब्बत है। इसकी दी हर चीज को मैं किसी मलका की तरह अपनी पहचान बनाकर पेश करूंगी। मुझे रमशा नहीं बनना, मुझे सिकंदर की रे बनना है। मैं चाहती हूँ इस नाम से पुकारी जाऊं मगर आपको नहीं पसंद तो कुछ नहीं कहूंगी, पहले की तरह गूंगी बन जाऊंगी। मगर हमारे रिश्ते को टेंटेड मत कहिए, खुद को मारने की बात मत करें। आप कहते हैं मुझे नहीं मारेंगे मगर आप मारते हैं, लफ्जों की मार देते हैं। इससे अच्छा थप्पड़ मार दे मगर मरने की बात मत करें। वो उसको झुंझोड़ते हुए गुस्से से कहती, आखिर में घुटने के बल गिर गई। रमशा रो नहीं रही थी मगर सर झुकाए मुंह पे हाथ फेर कर खुद को काबू कर रही थी। सिकंदर ने घूम कर अपने हाथ ऊपर करके गिराए और सामने दूर पहाड़ों को देखा,
फिर गहरा सांस लेकर मुड़ा और उसके सामने बैठकर उसे देखा। जो सर झुकाए उसे नहीं देख रही थी, पर उसकी नसें खुद पे महसूस कर रही थी। तकलीफ दी है तो मारो मुझे, डांटा है तुम्हें, गुस्से से घसीटा है, शटअप कहा है तो बदला लो। रमशा ने कुछ नहीं कहा। रे, मेरी तरफ देखो। रमशा ने उसके बढ़ते हुए हाथ को पीछे किया। नहीं हूँ मेरे, वो कहते हुए उठने लगी कि सिकंदर ने उसके हाथ को पकड़कर उसको अपनी गोद में गिराया। तुम रे हो, तुम्हारा नाम रे है, सिकंदर की रे ऑफ सनशाइन। सिकंदर उसके बालों में मुंह दिए बोला। रमशा ने उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर सिकंदर ने अपनी गिरफ्त सख्त कर दी, इतनी कि अब रमशा से हिलाना मुश्किल हो गया। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, तो तुम्हारा नाम कैसे शेयर कर सकता हूँ रे? रे, मर्द हो या औरत, कोई भी तुम्हें बोले, हालांकि इरूबी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साइको, रमशा बड़बड़ाई। सिकंदर हंसा। हाँ, साइको हूँ, मगर सिर्फ तुम्हारे हवाले से। वो कहते हुए चुप हो गया। दोनों के दरमियान कुछ सेकंड खामोशी रही। मैं जानता हूँ, हर मर्द बुरा नहीं होता, हर मर्द तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ये कमबख्त दिल कुछ सोचने नहीं देता। जैसे तुम्हें किसी के साथ देखता है, एकदम आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। रमशा एकदम गहरा सांस लेते हुए उसकी उंगली पे मौजूद उसकी दी हुई अंगूठी को छेड़ने लगी, मगर बोली कुछ नहीं। जब सिकंदर को लगा रमशा जाएगी नहीं, तो अपनी गिरफ्त ढीली करके उससे जेब से गोली का छोटा डब्बा निकाला और एक की बजाय दो मुंह में डाली। रमशा अब जरा सा साइड पे होकर जमीन पे बैठी। आई एम सॉरी, वो ऐसे से कहती सामने शीशों से थमकते फेरिस व्हील को देखने लगी। मैं तुम पे शक नहीं करता रे। उसकी अजीब बात पर रमशा उसे देखने लगी। वो भी सामने फेरिस व्हील को देख रहा था। मैं जानती हूँ, वो नरमी से मगर कामती थोड़ी से बोली। मैं वापस आकर साइकोथेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट लूंगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ और मैं ये कभी नहीं चाहता। अब रमशा को झटका लगा। रमशा अब उसकी तरफ घूमी। आप पागल नहीं हैं दाऊद, बस आप बहुत बुरी तरह जख्मी हैं। वक्त के साथ मनमेल होने की बजाय उसे दोबारा वहीं चोट लगती है जहां से आप जख्मी हुए। मनमेल हुए जख्मों को बार बार छीला जाता है, और इस सब के बावजूद आप बहुत मजबूत हैं। सही और गलत में फ़र्क जानते हैं। किसी मासूम के साथ कभी ज्यादती नहीं की आपने। बेआवाज लोगों को उनका हक दिलाया, ज़रूरतमंदों यतीमों के दिल खोल की मदद की। बाप बने तो बेहतरीन, शोहर बने तो लफ्ज़ों में नाम बयान किए जाने वाले। भाई मामा दोस्त, हर एक रिश्ते में आप बेमिसाल। सिकंदर, मुझे आपकी इसी जुनून इसी अंदाज से मोहब्बत हुई। आपका मेरे लिए बेहद पोसेसिव होना, मेरे मुहाफिज बनकर किसी दीवार की तरह तन जाना, मेरी रूह को किस तरह शांत करता है, मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। आपने उस बंदे को मारा भी नहीं, बस उसको धमकी दी, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी के साथ फ्रैंक हो रहा था। क्यों हो रहा था? बनता भी नहीं था। आपने तो उन्हें नुकसान पहुंचाया जिन्होंने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। हासिक का वाकया याद है? कैसे उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे धमकी दी और आपसे रहा नहीं गया, और आपने चाकू से उसके हाथों में घुसा दिया। उसके बाद आपको खुद से घिन महसूस हुई कि आप बुरे हैं, आप लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। नहीं, ये सोच बदलनी है। खुद के लिए बुरा सोचना छोड़ दे, खुद को ब्लेम करना छोड़ दे। आप बुरे नहीं, आप अलग हैं, सबसे बेहद मुख्तलिफ। और हर किसी को ऐसी पर्सनैलिटी हजम नहीं होती, और बदकिस्मती से इसमें आपके अब्बू शामिल थे। सिकंदर ने अपनी सुर्ख आंखें उसकी तरफ की, जो ये सारी बात कहते हुए उसकी गर्दन पे पांचों हमाइल करते हुए कभी उसके बाल ठीक कर दी, तो कभी उसके गाल पे हाथ फेरते हुए उसे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए समझा रही थी। मैं जानती हूँ उन्होंने अच्छा नहीं किया, और आपकी ये कैफियत अपने दिल के अंदर रखेंगे, मुझे बताएंगे नहीं, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन सिकंदर, उनकी नसीहत से अपने आप को देखना छोड़ दें। आप मेरी नज़र से देखें, अपनी रे की नज़र से देखें। मैं अहम हूँ, तो मेरा नजरिया क्यों नहीं अहम? सिकंदर ने थके हुए अंदाज से अपना सर रमशा की गर्दन पर टिका दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रे। रमशा ने उससे गेंद अपने दोनों पासों हमाइल करते हुए उसकी पेशानी चूमी। तुम ठीक कहती हो, मैं इस मामले में बिल्कुल लाइलाज हूँ। हर जगह भी चला जाऊं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। रमशा अपनी गाल उसकी पेशानी पे टिकाकर बोली। वैसे अगर मैं ये हरकत फिर से करूं, मेरा मतलब यानी एक लड़की को अपना आप रे कह के मुतारिफ करवा दूं, तो फजूल बुज़दिल आदमी किस तरह अपने को मारने की बजाय क्या करेंगे? सिकंदर ने अपना सर उठाकर उसे देखा। तो तुम सोच नहीं सकती कि तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा। उसकी कटीली सी धमकी रमशा को मीठी लगी, जिसकी वजह से मुस्कुरा पड़ी। यू माई हस्बैंड, यू गेट ऑन माई नर्व्स। सिकंदर ने उसकी थोड़ी चूमी और शरारत से कहा। हाँ, मुझे होना भी चाहिए।
अब हमें उठना चाहिए। मामू को बेबी सिटर ही समझा हुआ है आपने। उसकी बीवी की पूरे 19 साल बेबी सिटिंग करता रहा हूँ। वो कुछ घंटे के लिए हमारी बेटी को नहीं संभाल सकता। खुदान मामा का पहले से पारा आउट हुआ है। ऊपर से आप ईरो को फेरिस व्हील में ले आए। ये ऊंचाई से डरकर रोना शुरू हो गई तो बक को लगा उसे दोबारा से उबकाई आ रही है। ऊपर से हुदाद की हरकतें। इरा जो हुदाद की कोर्ट में बैठी पपी से गुफ्तगू कर रही थी, बक को देखकर बोली, आपी ही नो टॉक, ही नो बक्की, मी टॉक, इरू टॉक, ही नो टॉकी मी। इरा कब से उसके साथ लगी थी, मगर ना तो वो कोई आवाज़ें निकाल रहा था, ना हिलजुल रहा था। कहीं मरा हुआ डॉगी तो नहीं दे दिया। आपी ही डाई। नहीं रू, ये असली डॉगी नहीं है, ये खिलौना है। उदार उसके सर पर हाथ फेरते हुए शफकत भरे लहजे में बोला। भक्त उससे देखने लगी, मगर उसके चकराते सर ने उसे आंखें बंद करने पे मजबूर कर दिया। ही नो डॉगी, ही ट्राई नाना, ही डॉगी, ही लुक डॉगी। इरा ने घूरते हुए उदास से कहा। आज भक्त मैडम चुप हैं और हीरा मैडम बोल रही हैं। भक्ता कुछ बोलो ना। उदाद उससे मुस्कुरा कर देखा, जिससे अपनी आंखें बंद कर ली थी। उदाद ने उसको होले से टांग मारी। क्या हुआ बेबी, इतनी डाउन क्यों लग रही हो? ये कब रुकेगा उदाद, मेरा दिल खराब हो रहा है। बख्तावर ने मुंह पे हाथ रखा। कमाल है, इतनी अच्छी हवा आ रही है और तुम्हारा दिल खराब हो रहा है। देख रही हो हीरो, मुझे बोरिंग कहने वाली इस हसीन रात में कह रही है मेरा दिल खराब है। उनका झूला नीचे जमीन पर आया तो बख्तावर तेजी से लॉक खोलकर बाहर निकली। उदाद का मुंह खुल गया। वो भी राह को पकड़े तेजी से उतरा। भक्तावर क्या हुआ? इससे पहले हुदाद भक्त को पकड़ता, बख्तावर अपना तवाज़ुन खो बैठी और जोर से बेहोश होकर गिर गई। हुदाद चीख पड़ा। भक्तावर, भक्तावर, आंखें खोलो भक्तावर। सिकंदर, गाड़ी तेज चलाओ। हुदाद, इसके मुंह पे पानी फेंको, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। भक्त, बच्चे। भक्तावर की नब्ज बहुत आहिस्ता चल रही है। सिकंदर, मेरा दिल घबरा रहा है। चुड़ैल, आंखें खोलो। हुदाद के हाथ कांप रहे थे। वो बख्तावर के चेहरे को बार बार थपक रहा था, मगर वक्त उठने का नाम नहीं ले रही थी। वो हॉस्पिटल सिकंदर की रश ड्राइविंग से पहुंचने पीछे रे गाड़ी चलाते हुए आ रही थी। सिकंदर गाड़ी सामने रोककर तेजी से निकला। हुदाद भक्त को उठाकर बाहर आया और तेजी से वो लोग अंदर बढ़े। भक्त को स्ट्रेचर पर लिटाकर भागती हुई नर्स से हुदाद से पूछा, क्यों नहीं, क्या हुआ है? सिकंदर भी घबराते हुए भक्त के हाथ को थाम कर बोला। भक्ता, आंखें खोलो। वो एक बार फिर उस मंजर पे चला गया जहाँ सोफी के जख्मी वजूद को स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे थे और वो अपने खून से भरे हाथों को देख रहा था। नहीं, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी बच्ची, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। सुना तुम लोगों ने? वो ताड़ते हुए बोला, जो उस ऑब्जर्वेशन रूम में ले गए थे। सिकंदर हुदा दोनों अंदर घुसने लगे, मगर उन दोनों को रोक दिया। मेरी बेटी है, मैं शोहर हूं उसका, और डॉक्टर भी। मुझे जाने दो। प्लीज सर, हम उन्हें अभी चेक करके खबर देते हैं। हुदाद ने अपनी ग्लासेस उतारकर अपने मुंह पर हाथ फेरा। सिकंदर ने अपनी मुट्ठियों को जोर से दबाया। सिकंदर, रमशा हिरा को पकड़े तेजी से उस तरफ आई। सिकंदर ने दीवार पर हाथ रखकर खुद को गिरने से रोका। हुदाद ने देखा तो अजीब सा लावा उसके अंदर फटा। ऐसी शक्ल मत बनाओ, मेरी भक्ता को कुछ नहीं होगा। सिकंदर, ऐसी शक्ल मत बनाओ। मामू। रमशा ने रोका तो इरा, जो पहले ही घबराई हुई थी, एकदम हुदाद के धारने पे रो पड़ी। सिकंदर ने एकदम इरा को देखा। ईरू नहीं मेरी जान, बस बस। मामू और सिकंदर प्लीज रिलैक्स रहे, हमारी बख्ता को कुछ नहीं होगा। सिकंदर मजीद कमज़ोर नहीं पड़ सकता, या फिर वो डर गया था कि डॉक्टर बाहर आएगा तो अच्छी खबर नहीं देगा। इसे तेजी से रोती हुई इरा को लिए वहाँ से चल पड़ा। रमशा ने हुदाद के बाजू को थामा। मामू, बख्ता को कुछ नहीं होगा। मामू ठंडे हो जाए प्लीज। हुदाद ने मुंह पे हाथ रखा। मैं जिद कर रहा था रमशा कि वो फेरिस व्हील में बैठे, जबकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं बहुत बुरा शोर हूँ रमशा। सुबह से वो अपसेट थी और मैं अपने मफाद के चक्कर में अंधा हो गया। उससे रमशा को अपने साथ लगाते हुए बहुत दुखी लहजे में कहा, मामू, भक्त आपसे बहुत प्यार करती है, उससे कुछ नहीं होगा। मैं देखने जा रहा हूँ। वो अंदर गुस्से लगा कि एकदम डॉक्टर बाहर आए। अरे आप लोग घबराए हुए क्यों हैं? इस हालत में बेहोश हो जाता है इंसान। आप सब तो ऐसे पैनिक हो रहे हैं कि उन्हें खुदाना हादसा क्या हो गया है। बस खुराक का ख्याल रखना है। क्या मतलब डॉक्टर, भक्त को क्या हुआ था? शी इज प्रेग्नेंट। खुदान एकदम एक अजीब से एहसास के तहत झटके से पीछे हुआ। रमशा ने एकदम होले से चीखते हुए मुंह पे हाथ रखा। मामू, मैं सिकंदर को बता कर आई। खुदात को समझ नहीं आई कि अभी उन्होंने क्या कहा है। डॉक्टर, ये जो आपने अभी कहा वो दरअसल क्या था? डॉक्टर भी खुदात के तासरात को देखकर मुस्कुरा पड़ी। आप बाप बनने वाले हैं डॉक्टर।
हुदाद की आंखों में नमी आ गई और लबों से हंसी छूटी। पापा, डॉगी नो डॉगी। पापा, एंगी नाना वॉज शॉउटी, यू स्केयर पापा। सिकंदर ने इरा के सर पे प्यार किया। हाँ इरा, मैं डर गया हूँ। अगर मेरी बख्ता को कुछ हो गया? नाना बैठ, पापा एंगी यू। वो बेंच पे बैठे हुए एक दूसरे से साथ लगे हुए थे तो रमशा बाहर आकर उन्हें देखकर उस तरफ आई। सिकंदर सिकंदर सिकंदर, बल्कि नाना। नाना, अब ये लकब किसी और को जाने लगा है। रमशा सिकंदर की तरफ आई। सिकंदर तेजी से उठा। बख्तावर को क्या हुआ है? वही जो मुझे तकरीबन 3 साल पहले हुआ था। आप नाना बनने वाले हैं दाऊद। इरू, आप खाला बनने वाली हो। मम्मी, मी काला। जिंदगी कभी कभार हद से ज़्यादा बेरहम हो जाती है। ये बात हुदाद अजीम को मालूम थी कि कुदरत सिर्फ अपनी मर्जी चलाती है, मगर इतनी बेरहमी से उसकी कहानी के बाप का रुख बदलेगी उससे ऐसा सोचा नहीं था। जिंदगी मुश्किल और दर्दनाक दिन देखना नसीब हुए थे, मगर कोई उससे पूछता कि ये दिन तो सारी जिंदगी गुजर जाने वाली तकलीफों से भी भारी थे। खुशियों का ज़रा सा लुकमा मिलने के बाद ऐसा लगा था कि अब खुशियों का रिस्क उससे छिन गया हो, जैसे अब खुशियाँ उसके घर पे दस्तक नहीं देंगी। कैरब इतना नाराज़ हो गया था उससे। हालांकि वो हर पल अपनी खुशबख्ती पे नाज करता, हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा करते हुए उसकी ज़ुबान नहीं ढकती थी। तो फिर ये उसकी आजमाइश थी। अगर आजमाइश थी तो उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कि आखिरी वक्त आ गया हो? क्यों उसके जिस्म से सारी हिम्मत, एक एक सांस उस पर भारी पड़ रही थी? 2 हफ्ते पहले भागते हुए अपनी बीवी को उठाकर लाया तो खुदा ने उसकी झोली में बहुत जल्द औलाद जैसी नेमत अदा करने की खबर दी और आज अकेले ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागा। वो दीवाने से ज़्यादा बेरहम शोर दिखाई दे रहा था, जिसकी बीवी के साथ उसकी टाइनी की ज़िंदगी भी खतरे में थी। 2 घंटे एक ही पोजीशन में खड़े वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ती अपनी बीवी का इंतज़ार कर रहा था, मगर उस जंग में वो बेचारी अपनी अंदर पलती हुई जान को बचा न सकी, मगर जिंदगी की बाजी जीत गई। डॉक्टर बाहर निकली तो हुदाद उसकी तरफ आया। मेरी वाइफ और बेबी? डॉक्टर मार्था हुदाद को जानती थी और वो हुदाद की डीन की बीवी भी थी, इससे उन्होंने हुदाद से अलग सी हमदर्दी थी। उसके कंधे पर हाथ रखा। वो आए, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। वक्त को तुम्हारी इस वक्त अशद ज़रूरत है। प्लीज़ कमज़ोर नहीं पड़ना। हुदाद को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। तो डॉक्टर, बख्त ठीक है ना? बेहोश है, मगर कुछ घंटों में उठ जाएगी। काफ़ी चोटें आई हैं उसके सर पे। उसका स्कैन करवाना है। बज़ाहिर तो ठीक है, मगर मुझे डर है कि सर की चोटें उसके दिमाग पे असर न करें। और बेबी वो तो? उदास समझ गया तो सामने दीवार को थामते हुए अपनी आंखों के रंग को खो जाने से नहीं रोका। उदाहरण बच्चे, हम ज़रूर कोशिश करते, मगर हमारे ऑपरेट करने से पहले ही फिटिस की डेथ हो गई। उदात को लगा किसी ने उसका दिल चीर के निकाल दिया हो। उसकी टाइनी टाइनी बनकर इस दुनिया से चली गई। उदात ने मुंह पे हाथ रखकर अपनी दर्द भरी आवाज़ को निकलने से रोका। अभी किस्मत उसको देखकर मज़ीद कहके लगा रही थी, क्योंकि दूसरा सरप्राइज़ जो मुंतज़िर था, उस सरप्राइज़ को देखकर हुदात को लगा अब तो वो मर चुका है। हुदात ने जावेद को इत्तला दे दी, मगर उसे सिकंदर और रमशा को खबर करने से सख्ती से मना किया था। जब तक कोई खबर ना आ जाए, कुर्सी पे बैठा वो अपनी ज़िंदगी के इस मजाक पर अंदर ही अंदर बच्चों की तरह रो रहा था। कोल और श्योन पहुंच गए थे और खबर मिलने के बाद उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, मगर वहाँ दिलासा किसे चाहिए था? ब्रो, आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम बी को कुछ नहीं हुआ। बी है तो जिंदगी है, बी होगी तो आपके मजीद बच्चे होंगे। टाइनी से लेकर बूढ़ा होते हुए उन्हें देखेंगे। कोल ने हुदाद के कंधे पे हाथ रखा। हुदाद सपाट चेहरा लिए उन्हें सुन रहा था। उसके बाद पुलिस वालों का चक्कर लगा और उस एक्सीडेंट की असल वजह हुदाद की खोज गुजारी। हुदाद खामोशी से बिना कुछ कहे दूसरी कुर्सी पर बैठ गया और बैठने से पहले बोला कि किसी को इस बारे में फ़िलहाल नहीं पता लगना चाहिए। अब जब वो पूरे 8 घंटे बाद बक्स से मिलकर बाहर निकल आया था, तो अब वो एक भूखे शेर की तरह दिखाई दे रहा था। कॉरिडोर में तड़पती हुई रमशा एलेक्स के साथ आती हुई नजर आई। हुदात ने वहशत से अपना चेहरा घुमा लिया। वो इस वक्त उसका सामना नहीं करना चाहता था। सीधा फ़ोन निकाला तो एन उसी वक्त सिकंदर की कॉल आ गई। फ़ोन कान से लगाते हुए सिकंदर की तड़पती हुई आवाज़ सुनने लगा। बख्तावर, बख्तावर मेरी बच्ची, खुदात कुछ बोलो मेरी बच्ची। हुदात को सिकंदर की तरफ से नफरत हुई, इतनी कि वो 8 घंटे से खामोश बैठा हुआ था। उसकी आवाज़ सुनकर फट पड़ गया। जिंदा है, सुन लिया, जिंदा है तुम्हारी बेटी। जाओ जश्न मनाओ, मिठाइयाँ बांटो, बच गई तुम्हारी बेटी। सिकंदर उसकी बात पे साकित हो गया। बेगुर्रा कर वो कुछ कहने लगा तो हुदात टूटी हुई आवाज़ से घुराया। मगर मेरी बीवी और मेरी बेटी तो मर गई इस हादसे में, मुझे अकेला छोड़ गई।
सिकंदर, मेरी बीवी और मेरी बच्ची मर गई। मेरी बेटी इस दुनिया में आने से पहले मर गई। मुझे भी कोई पापा कहने वाला आ रहा था, मुझसे भी कोई लाड उठवाने आ रहा था। मुझे भी इरो की तरह अपनी उंगलियों में लपेट के रखने वाली आ रही थी। मैं भी उसकी खातिर पूरी दुनिया को ट्रैम्पल करता, मगर नहीं, खुदा सिर्फ तुम पर मेहरबान है। और तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से बख्त और टाइनी मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हारी बख्ता जिंदा है मगर मेरी चुड़ैल मर गई, वो भी तुम्हारे इस भाव और कापू की वजह से। तुम अगर गैंगस्टर ना होते तो ये सब ना होता। तुम अगर इतनी दुश्मनियां ना पालते तो ये सब ना होता। तुम हो इस सब की वजह। ले जाओ अपनी बख्ता को। मामू, मामू चुप हो जाए। मामू, सिकंदर का क्या कसूर? मामू मुझसे कुछ भी मत बोले। रमशा ने आखिरी बात सुनी तो उसकी तरफ तड़प कर आई और उससे फ़ोन छीना। सिकंदर फ़ोन बंद कर चुका था। हेलो सिकंदर, सिकंदर बख्तावर ठीक? हेलो। रमशा ने आंसू बहती आंखों से हुदात को देखा तो वो तड़प कर दबी आवाज़ में चीखी, मामू आप होश में हैं? अगर इतनी नफरत है सिकंदर से तो अपना गुस्सा मुझ पर उतारे, अपनी नफरत का इजहार मुझसे करे। मुझे बेशक मार डाले मगर मेरे दाऊद को कुछ ना कहे। मामू वो भी तकलीफ में है। मामू हम सबको एक दूसरे की जरूरत है मगर आप। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे शोर की एक भी नहीं सुननी। अगर अपनी बेहतरी चाहती हो रमशा तो मेरे से दूर हो जाओ। रमशा हुदात के कटीले लहजे पर साकित रह गई। ठीक है, मगर एक बात मेरी भी सुन ले। इस सब में सिकंदर का कसूर नहीं है। अगर आपने उनकी आमद पर जरा भी उन्हें कुछ कहा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। हुदात को लगा रमशा ने भरी महफिल में सबके सामने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा हो। मतलब उसका कोई नहीं था, सब सिकंदर के थे। हत्ता कि उसकी अपनी पांजी भी उसके गम में शरीक होने की बजाय उससे वास्ता तोड़ने की बात कर रही थी। हुदात एक दुख भरी नज़र उसकी तरफ टिकाकर वो यहाँ से चल पड़ा। रमशा के दिल को लगा किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मामू, आई एम सॉरी मामू, मेरा ये मतलब नहीं था। उधर सिकंदर चेस कॉर्नर की तरफ आया और बिना सोचे समझे सोफे पर बैठा और सामने उस शतरंज को बेजान नजरों से देखा। खबर सुनने हुदात के फ़ोन के बाद वो बिल्कुल चुप हो गया था। वो इस गेस्ट हाउस में बिल्कुल सूटेड बूटेड तैयार मुस्तफ़ा आसिफ के साथ किसी अहम काम से जा रहा था, मगर खबर ही ऐसी थी कि उससे उसको अंदर से बुरी तरह तोड़ दिया। पहले तो वो पागलों की तरह स्वीट नुमा कमरे में चक्कर काट रहा था, उसके बाद किसी को कुछ मैसेजेस करे था। अब जब नज़र यहाँ पे गई तो वहीं बैठा रहा। 15 मिनट तो सपाट नसों से पीसीस को देखता रहा। फिर उसने काले रंग का किंग उठाया और उसे देखा। उसी वक्त आसिफ मुस्तफ़ा की कॉल आई। फ़ोन काट कर उसे उस किंग से बिला वजह सेट हुए सफ़ेद रंग के पीसीस गिराने लगा। वो रूल्स और गेम की लॉजिक भी नहीं चलता था, बल्कि वो अपनी खामोशी से अपनी सरकत से बताना चाह रहा था कि वो बादशाह है। इस खेल का अहम किरदार वो अपनी रूह की तरह से है और वो किसी लॉजिक या अगले के कानून से खेल नहीं खेलेगा, बल्कि अपने तरीके से खेलेगा। और उसका ये तरीका था कि पहले वो सब सफ़ेद पीसेस गिरा कर उन्हें देखे नहीं लगा, तो पता नहीं उसे मज़ा नहीं आया। दोबारा उन्हें अपनी पोजीशन में लाया। उसके बाद ये किया कि वो खुद अपने ही पीसेस गिराने लगा। उसके बाद उन्हें साइड पर कर कर सिर्फ उससे काला किंग उस सफ़ेद किंग के सामने रखा। उसके बाद मुस्कुराकर उसे सफ़ेद किंग को उठाया और उससे काले किंग को गिरा दिया। अजीब आदमी था, ऐसे चेस कौन खेलता है। मुस्तफ़ा का दोबारा फ़ोन आया। कानों से फ़ोन लगाकर उससे अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला और अपनी कटपटी पे आम से अंदाज में टिकाकर वो बोला, बोलो सिकंदर, तुम ठीक हो ना? मुझे ये जो खबर मिली है वो अच्छी नहीं है। सिकंदर हंसा। वो उंगली से रिवॉल्वर कमा रहा था। टांग पे टांग रखे वो कहीं से भी दुखी नहीं लग रहा था। मुस्तफ़ा 1 मिनट के लिए चुप हो गया, फिर बोला, मैं समझ सकता हूँ, मेरा वादा है मैं उन कल्प्रेट को पकड़ने में तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। अच्छा, तो ये काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ, क्योंकि मैं तो चला। उसकी अजीब बात पर मुस्तफ़ा ड्राइव करते हुए ठहरा। क्या मतलब? प्लेन का बंदोबस्त करूं? तुम स्विट्जरलैंड जाओगे अभी? मगर सिकंदर कुछ कह रहा था। उसके बाद मुस्तफ़ा ने ब्रेक पे पाँव रखा क्योंकि उससे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। हेलो सिकंदर, सिकंदर,